हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलका माता के मंदिर में बैठकर अपनी हथेली पर जलता हुआ कपूर लेकर जोर जोर से चीख पुकार करती है और बोलती है, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा माँ? बताओ क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? आज के दिन जब सुहाग ने 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है, तुमने मेरे पति के प्राण ही छीन लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? आज मैं तब तक तुम्हारे दर से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे पति की सांसें नहीं लौटा देती। 4 साल पहले अलका की शादी सूरज के साथ हुई थी। अलका ने एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। साथ ही अपनी ननद मिनी को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया था। देखते ही देखते अलका और सूरज की शादी की 4थी सालगिरह आ जाती है, जिसकी खुशी में सूरज अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। सूरज और अलका मिलकर केक कट करते हैं और कुछ देर बाद में सूरज हाथों में माइक लेकर बोलता है, My love, my wife, my beautiful wife, darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever. ये सुनकर अलका की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं और वो झट से सूरज के गले लग जाती है। सूरज उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, अरे जान, रोने क्यों लगी? मैं तो तुम्हें खुश कर रहा था। अरे ये खुशी के आंसू है। I love you so much। पार्टी में मौजूद सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी मिनी उनके पास आती है और बोलती है, अरे मेरे रोमियो जूलियट, बस हम सब जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब पार्टी एंजॉय करें। सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और डांस करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अलका भी कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो सारे घर के काम को खत्म करती है और नहा धोकर शीशे के सामने बैठकर तैयार होती है। तभी सूरज उसके पास आकर उसे देखते हुए बोलता है, क्या बात है मेरी जान, कहाँ बिजली गिरानी है आज? जी ये बिजली जहाँ गिरनी थी ना, 4 साल पहले ही गिर गई थी। अब आप जल्दी से मेरी मांग में ये सिंदूर लगा दो ताकि मैं और खूबसूरत लगने लगूं। एक बात बताओ, हर सुबह तुम अपनी मांग में सिंदूर मुझसे क्यों सजवाती हो? क्योंकि मेरे गले का ये मंगलसूत्र, माथे का ये सिंदूर मुझे एहसास करवाता है कि कोई है जो मुझे खुद से ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए मुझे हर दिन सजना संवरना है और उसे बहुत सारा प्यार भी करना है। जान, मैं क्या कह रहा था, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है तो प्यार करें फिर सारा दिन। अच्छा जी, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कुछ देर बाद में सभी लोग नाश्ता करते हैं और सूरज मिनी को अपने साथ ले जाता है और ऑफिस जाते हुए रास्ते में उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। थोड़ी देर बाद में शाम हो जाती है। सूरज और मिनी घर वापस आते हैं। अलका सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है। सभी साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। तभी अलका बोलती है, सुनिए, अगले हफ्ते वीरवार को ना आप ऑफ ले लेना। क्या कोई खास काम है क्या जान? अरे भैया, आप भूल गए, करवा चौथ है उस दिन। सही कहा ना भाभी? हाँ जी, और मुझे पता है कि हर बार की तरह इस बार भी आप मेरे साथ व्रत रखेंगे, इसीलिए आप काम पर नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। खाना खाकर सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन नजदीक आने लगता है। अलका भी व्रत की तैयारियां करने लगती है। वो बाजार से पूजा का और दान देने का सारा सामान लेकर आती है। अपने लिए वो सुंदर लाल रंग का लहंगा, चूड़ियां, पायल और श्रृंगार का सारा सामान लेकर आती है और खुशी खुशी सारी तैयारियां करने लगती है। थोड़े दिन बाद करवा चौथ का दिन आता है। वो जल्दी 4 बजे उठ जाती है और नहा धोकर रेडी होकर पूजा करती है, जिसके बाद वो सरगी खाकर व्रत को शुरू करती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद में सूरज नहा धोकर आता है और अलका को आवाज लगाकर बोलता है, अलका जान, कहाँ हो? जी यही हूँ, कहिए। यार मेरा कुर्ता पजामा नहीं मिल रहा है, कहाँ है? 1 मिनट, तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही हो। एक बार फिर से प्यार हो गया आज तुम्हें देखकर। आप भी ना, आज के दिन ये हार श्रृंगार ही तो मेरा सबसे बड़ा तोहफा है।
मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी के आने वाले हर साल में आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूं। मेरी जान, मैं वादा करता हूँ हमेशा साथ रहूंगा, हर कदम पर, कभी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। और जान, भूलो मत, मेरा भी व्रत है आज। शाम हो जाती है। अलका तैयार होकर हाथों में पूजा की थाल लिए करवा चौथ की कथा सुनने के लिए मंदिर जाती है और कथा सुनने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करके सूरज की लंबी उम्र की दुआ मांगती है, जिसके बाद वो अपने घर आती है। तभी सूरज उससे बोलता है, जान सुनो ना, मुझे एक जरूरी काम है, बस 1 घंटे के लिए बाहर जाना है, एक छोटा सा काम है, अपना ख्याल रखना, जल्दी आऊंगा। इतना कहकर सूरज कार की चाबी उठाकर वहाँ से निकल जाता है और अलका मन ही मन में सोचती है, पता नहीं क्या हो रहा है, मन बहुत घबरा रहा है। इनको भेज तो दिया है मैंने, लेकिन इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। माता रानी, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उस पर कोई आँच मत आने देना। तभी वहाँ मिनी आती है और अपनी भाभी को इस तरह परेशान देखकर बोलती है, भाभी क्या हुआ, आप इतना उदास और परेशान क्यों हो, और भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया बाहर गए हैं किसी काम से, और पता नहीं जब से वो गए हैं मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। भाभी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ मिनी, तुम जरा फोन करके पता करो ना वो कहाँ पर है। अलका के कहने पर मिनी सूरज को कॉल करती है और बात करती है, जिसके बाद अपनी भाभी से मिनी बोलती है, भाभी, भैया एकदम ठीक है और घर आ रहे हैं। वो ड्राइव कर रहे हैं इसलिए कॉल कट कर दिया। आप अपनी शाम की पूजा की तैयारी कर लो, तब तक भैया आ जाएंगे। अलका वापस से अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद में रात होती है और सभी सुहागनों की तरह अलका चांद का और अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ अलका की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आसमान में चांद तो निकल आया, लेकिन सूरज अभी तक घर नहीं आया था। अलका और मिनी छत पर बैठी सूरज का इंतजार करती है। तभी मिनी बोलती है, भाभी आप पूजा कर लो, भैया आएंगे तो आप पानी पी लेना उनके हाथों से। मिनी की बात सुनकर अलका पूजा करने के लिए थाली उठाती है कि तभी मिनी के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मिनी कॉल उठाती है और उसे सुनकर एकदम सुन पड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ से फोन गिर जाता है। उसे ऐसे देखकर अलका बहुत घबरा जाती है और उसके हाथों से पूजा की थाल गिर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, मिनी, मिनी क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं, किसका फोन था, मिनी बोल ना। भैया का एक्सीडेंट हो गया है भाभी, और वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। वो पागलों की तरह रोती चिल्लाती हुई सिटी हॉस्पिटल जाती है। मिनी भी अपनी भाभी के पीछे पीछे जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर अलका जल्दी से आईसीयू के बाहर जाती है और शीशे के अंदर से देखती है, जिसके बाद वो सिसकियां लेते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्यों गए तुम? देखो अपना क्या हाल बना लिया है। सूरज जल्दी उठ जाओ ना, देखो ऐसे मत करो अपनी अलका के साथ, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है और दुखी भाव से कहता है, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर अलका सीधा आईसीयू के अंदर जाती है और सूरज की लाश से लिपटकर रोते हुए बोलती है, उठो उठो, तुम उठते क्यों नहीं? तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी जरूरत है, उठो बात करो मुझसे। देखिए, आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। अलका वहाँ से सीधा माता के मंदिर जाती है और जलता हुआ कपूर अपने हाथ में लेकर सूरज की सलामती की दुआ मांगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एक लास्ट कोशिश करता है और सूरज को बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिसके बाद उसकी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगती है और थोड़ी देर बाद में सूरज को होश आता है, जिसके बाद अलका वापस से उसके पास आती है और अपने कपकपाते हुए हाथों से सूरज उसे पानी पिलाकर उसका व्रत खोलता है और अलका अपने पति के पैर छूकर व्रत को संपन्न करती है। टीना एक शरारती और डबल मीनिंग बातें करने वाली लड़की थी। उसको अपनी बातों को उल्टा बोलकर बड़ा मजा आता था।
एक शाम वो अपने घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी माँ ज्योति आकर उसे बोलती है, अरे शर्म कर ले, शादी होने वाली है तेरी, पूरा दिन ऐसे पड़ी रहती है, कोई काम ही सीख ले। माँ, मुझे सब पता है, शादी के बाद ससुराल में सबको कैसे खुश रखना है। अच्छा बता जरा, कैसे खुश रखेगी? सिंपल, राजन की भूख मिटाऊंगी और सासू माँ के दबाऊंगी। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे क्या गलत बोल दिया मैंने। राजन जी को अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी जिससे उनकी भूख मिटेगी, और अपनी सासू माँ के पैर दबाऊंगी तो वो खुश हो जाएगी। तो साफ तरीके से बोला करना। वाह जी वाह, अब सामने वाले की सोच ही गंदी हो तो मेरे शब्दों का क्या कसूर। अच्छा अब ज्यादा बकवास मत कर और उठ जा, राजन आ रहा है अपनी माँ के साथ शादी की डेट फिक्स करने। टीना उठकर अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद में राजन अपनी माँ गायत्री के साथ में घर आता है, जहाँ ज्योति उनका स्वागत करने के बाद टीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, टीना बाहर आजा, देख राजन आ गया। टीना अपने कमरे से तैयार होकर बाहर सबके सामने आती है और गायत्री के पास जाकर बोलती है, अरे माँ जी, जरा अपनी साड़ी हटाइए ना, मुझे उन्हें छूना है। क्या छूना है? अरे माँ जी, आपके पैरों को छूना है, साड़ी ऊपर कीजिए ना। अच्छा तो सही तरीके से बोल लेना बेटा, अब तू हमारे घर की बहू बनने वाली है। हाँ, माँ ने सही कहा। और टीना, हम यहाँ शादी की तारीख फिक्स करने ही आए हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ आपको शादी की जल्दी क्यों है, क्योंकि आप भी डालना चाहते हैं। क्या बोल रही हो? क्या डालना चाहता हूँ? अरे मेरे गले में वरमाला, और क्या। दोनों परिवार कुछ दिन बाद की तारीख देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद टीना अपने ससुराल में आकर सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। एक दिन उसके घर के बाहर एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है और बोलता है, ले लो पुदीना। सब्जी वाले की आवाज सुनकर टीना अपनी सास को बोलती है, माँ जी, बाहर वो आया है, आओ ले लो। अरे कौन आया है और क्या ले लूं बहू? अरे माँ जी, वो सब्जी वाला आया है, आपको उससे वो लेना था ना, मोटा मोटा लंबा लंबा। अरे क्या बोल रही है? अरे माँ जी, क्या कहते हैं उसे? हाँ, घिया, मोटा सा लंबा सा, समझ आया? अरे सीधा सीधा नहीं बोल सकती क्या कि माँ जी सब्जी वाला आया है और घिया ले लो? अरे मैं तो सही बोलती हूँ माँ जी, वो बस नाम याद नहीं आ रहा था ना, इसलिए शब्द थोड़े इधर उधर हो गए मेरे। शाम होने पर टीना रसोई में खाना बना रही होती है। तभी राजन ऑफिस से आकर उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, टीना, पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे अंदर आके ले लो, मैं काम कर रही हूँ। अरे यार ले आओ ना, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। टीना पानी लाकर राजन को देते हुए बोलती है, इतने थक गए? अगर अभी मैं आपसे वो करने को कहूँ फिर क्या करोगे? क्या करने के लिए? अरे घूमने जाने के लिए बाबा। अरे यार तुम सही से बोला करो जो बोलना है। और रही बात घुमाने की, तो अभी तैयार हो जाओ, हम मूवी देखेंगे और मार्केट घूमेंगे। सच्ची राजन, तुम्हारा वो बहुत बड़ा है। अब क्या बड़ा है मेरी माँ? अरे दिल की बात कर रही हूँ, दिल। टीना और राजन तैयार होकर मूवी देखने जाते हैं, जहाँ से वापस आते वक्त वो मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी टीना को मार्केट में आइसक्रीम वाला दिख जाता है। ये देखकर वो राजन को लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाती है और उसे बोलती है, भाई साहब, मैं दबा दूं आपका? अरे अरे मैडम, का दबाने की बात कर रही हैं? हमारा दबाने के लिए हमारी जोरू है। टीना क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इनकी गाड़ी पे लगे भोपू की बात कर रही हूँ, वही बजाना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पर है। तो तुमको कितनी बार बोला है, साफ साफ बोला करो। साफ साफ? क्या साफ साफ? अभी तुमने ही तो बोला कि साफ साफ बोलो, तो मैंने बोल दिया। राजन गुस्से में टीना को वहीं छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद में टीना भी उसके पीछे पीछे घर आती है। दोनों को अलग अलग आता देखकर गायत्री बोलती है, अरे बहू, तुम दोनों साथ गए थे और अलग अलग क्यों आ रहे हो फिर? माँ जी, अपने बेटे से ही पूछ लो, उनको बहुत जल्दी चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? गुस्सा माँ जी, और क्या। फालतू में मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं है मेरा बेटा, जरूर तूने ही कुछ किया होगा, जब भी वो तुझे छोड़कर यहाँ अकेला आ गया। तू छोड़, मैं उससे ही पूछ लूंगी। गायत्री अपने बेटे के कमरे में जाती है
और उससे सारी बातें जानने के बाद बोलती है। बेटा, बहू को सुधारने का एक तरीका है मेरे पास। क्या माँ? गायत्री राजन को सारा प्लान बताती है, जिसके बाद दोनों टीना को सुधारने के लिए अपने प्लान पर काम करते हैं। और अगली सुबह गायत्री टीना के पास जाकर उसे बोलती है, अरे बहू, जरा वो ले आ। अरे कब लाएगी? जब दिन निकल जाएगा जब। क्या ले आऊं माँ जी? अरे चाय, सुबह से वेट कर रही हूँ, अभी तक दी नहीं तूने। अरे माँ जी तो साफ साफ बोलो ना, आप भी क्या घुमा फिरा के बोल रही हैं? टीना रसोई में चाय बनाने जाती है और कुछ देर बाद में वो चाय लेकर सास के पास आती है और उसे देती है। इतने में राजन कमरे से बाहर आकर बोलता है, अरे टीना, अंदर आकर जरा वो दे दो। क्या दे दूं? अरे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, दे दो जरा ढूंढ कर। अरे तो ऐसे बोलो ना, कोई और सुनेगा ना तो गलत मतलब ही समझेगा। तो समझता रहे, मैंने तो सही बोला ना, गलत समझने वाले की गलती है। टीना अपने पति और सास की इन हरकत से परेशान होने लगती है, लेकिन वो उनको कुछ बोलने के लायक ही नहीं थी। ऐसे ही शाम होने पर जब राजन काम से वापस आता है, तब गायत्री उससे बोलती है, बेटा, बहू की अकल अभी भी ठिकाने पे नहीं आई, लगता है थोड़ा और ड्रामा करना पड़ेगा। तभी राजन टीना को आवाज लगाते हुए बोलता है, टीना, ओ टीना, मेरी प्यास बुझा दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे माँ जी बैठी है, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे प्यास लगी है, पानी दे दो, उसी से तो बुझेगी ना प्यास। अरे तो ऐसे बोलो ना, आपको पानी चाहिए, प्यास बुझा दो का क्या मतलब होता है? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। कोई प्रॉब्लम है तुमको? हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे ऐसे सबके सामने डबल मीनिंग बातें करोगे तो सब उल्टा ही समझेंगे ना। मैंने तो घर में बोली है, लेकिन तुम तो बाहर बोलती हो, और तुमको कुछ भी समझाऊं तो बोलती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देख बहू, मैं तुझे तेरे अंदाज में समझा रही थी कि बातों को घुमा फिरा के बोलने से उनका मतलब बदल जाता है, जिससे सामने वाला उसे गलत समझ सकता है। हाँ, और कभी कभी ही मजाक के लिए ये सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन तुम तो हमेशा ही ऐसे डबल मीनिंग बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे एम्बेरस फील होता था। हाँ माँ जी, अब से मैं कभी डबल मीनिंग बातें नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ कि इसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है। चलिए अब जल्दी से, वरना वो ठंडा हो जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। क्या ठंडा हो जाएगा? अरे खाना ठंडा हो जाएगा, और क्या। और इस तरह टीना डबल मीनिंग बातें करना छोड़ देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सृष्टि एक बहुत संस्कारी और प्यारी लड़की थी। उसकी शादी ध्रुव नाम के एक लड़के से हो जाती है, जिसकी माँ कोकिला बहुत ही लालची किस्म की महिला थी। कुछ समय तक सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन समय का पहिया अपना रुख बदलता है। सृष्टि के ससुराल वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे यो नाजुक कली, जल्दी सारा काम खत्म कर, अभी खाना भी बनाना है। हाँ जी माँ जी, किचन में हूँ यहाँ। किसी काम की नहीं है टॉयन। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब काम कर दूंगी, आप गुस्सा मत हो प्लीज। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कोकिला अपनी बहू को ताने देने और परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। एक दिन सृष्टि को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही वो ये बात घर वालों को बताती, घर वाले सुनकर बेहद खुश हो जाते। लेकिन उसकी सास का जुल्म करना बंद नहीं होता। वो दिन रात उसे परेशान करती ही रहती। कमजोरी और सही खान पान ना मिलने की वजह से प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। किसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह, अरे यो कामचोर, माँ बनने वाली है, अमीर नहीं जो तेरे आगे पीछे नौकर नाचेंगे। चल ये सिलेंडर उठाकर किचन में रख। पर माँ जी, मैं इतना भारी सामान कैसे उठा सकती हूँ? अरे जल्दी कर, जान नहीं है क्या बाजुओं में? अरे सास को सिखाएगी, सब जानती हूँ तेरी जैसियों की नौटंकी। करूँ तेरे घर फोन? सृष्टि जैसे तैसे भारी सिलेंडर उठाकर किचन में रख देती है।
पर जैसे ही वो किचन में सिलेंडर रख के बाहर आती है, चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वहाँ उसका पति ध्रुव आ जाता है। वो उसे पानी छिड़क कर उठाने की कोशिश करता है, पर सृष्टि होश में नहीं आती। वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ लेडी डॉक्टर मिस किंजल उसका इलाज करती हैं। जी, क्या इन्होंने कोई भारी सामान उठाया था? जी नहीं, ये तो सारा दिन बस आराम ही करती हैं। जी, रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती हैं। वैसे मैंने इनके सारे टेस्ट किए हैं, काफी ज्यादा कमजोरी है इनमें, और ऊपर से प्रेगनेंसी का दूसरा पड़ाव भी आ चुका है। आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्लीज इन्हें किसी भी तरीके से कोई भारी सामान ना उठाने दें, और ना ही इन पर किसी बात का कोई स्ट्रेस हो। जी, अगर ये आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझे नहीं पता। आप लोग कुछ भी करके जल्द से जल्द इसे होश में लाइए, घर लेकर जाना है। कैसे पति हैं आप? आपको अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से बिल्कुल प्यार और लगाव नहीं है। अरे, जरूरत से ज्यादा काम करेंगी तो इनका बच्चा मर सकता है और इनकी जान पर भी बन सकती है। आपको इन्हें 2 दिन तक यहीं रखना होगा, तभी ये ठीक होंगी। मैं कुछ भी नहीं जानता डॉक्टर साहब। कैसे भी होश में लाइए इन्हें, ताकि मैं यहाँ से इन्हें जल्द से जल्द लेके जा सकूं। पता नहीं कैसी डॉक्टर हैं आप। एक मरीज तो होश में नहीं ला पा रही, बस इंग्लिश में चै 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 करी जा रही हो। होल्ड योर टंग मिस्टर ध्रुव। किससे बात करने कुछ होश है आपको? मैडम, आप मुझे तमीज बाद में सिखाइएगा, पहले इस महारानी को ठीक कीजिए जल्दी। माइंड योर लैंग्वेज। अब अगर एक और वर्ड कहा ना तो जेल में भिजवा डालूंगी आपको, छेड़खानी का आरोप लगवाकर। हॉस्पिटल में जरा तमीज से पेश आएं। यहाँ और भी मरीज हैं, सिर्फ आपकी वाइफ ही नहीं। इतना कहकर डॉक्टर वापस से आईसीयू में चली जाती है और सृष्टि का इलाज करती है। कुछ घंटों बाद उसे होश आता है। डॉक्टर उससे कहती है, हेलो सृष्टि, कैसे फील कर रहे हो आप? दर्द तो नहीं है ना? आई एम फाइन डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? यस, बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। पर यू नो ना, कमजोरी कितनी है तुम में। ओके डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगी। क्या हुआ? आर यू ओके? सृष्टि अपनी पूरी आपबीती डॉक्टर को बताती है। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो किसी तरह एक दिन उसे हॉस्पिटल में रख लेती है और उसका इलाज करती है, लेकिन अगले ही दिन उसकी सास वहाँ आ जाती है और जबरदस्ती सृष्टि को वहाँ से ले जाती है। इस बार डॉक्टर भी उसे रोक नहीं पाती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर उसकी सास का अत्याचार कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन, अरे निठल्ली, कामचोर, कहाँ बैठी है? इधर आ। ये गद्दे छत पर डाल कर आ। जी माँ जी, अभी रख देती हूँ। पर माँ जी, ये गद्दा तो बहुत भारी है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। आए हाय नास पीटी, अरे इस उम्र में मुझसे कह रही है काम करने को? कहीं मेरे घुटने में दर्द हो गया तो? माँ जी, ये सच में बहुत ज्यादा भारी है, आप ध्रुव से कहिए ना, वो मेरी मदद कर देंगे। ये मुअर मसूर की दाल, ज्यादा बकवास मत कर। आई मदद कर दो, एक काम तो होता नहीं है। जैसे तैसे गद्दों को उठाकर सृष्टि चलना शुरू करती है, पर संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी सास और पति उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आती हैं, जी क्या हुआ मेरी बहू को? ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, उनका बच्चा मर चुका है और सृष्टि की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ए राम, एक पल को ना मिला आराम। हरी करम जली, तेरी वजह से मेरा हाय पोता मर गया, मेरे घर का चिराग मर गया। हाय हाय, ये क्या झूठा मूठा रोने का नाटक लगा रखा है आपने? आपकी जुल्मों
और लापरवाही की वजह से ही सृष्टि ने अपना बच्चा खोया है। अरे डॉक्टर चुप हो जा, ज्यादा ज्ञान ना दे। हम हमारी बहू को जैसे चाहे वैसे रखे। तू होती कौन है? आई बड़ी प्रधानगिरी झाड़ने वाली। एक डॉक्टर हूँ और अच्छी इंसान भी। अब देखो क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा। आई एम सॉरी, सृष्टि इज नो मोर। हम उन्हें नहीं बचा सके। आए आए, दोनों मर गए। अब क्या होगा मेरे बेटे का? ना बहू है ना पोता। अब ये झूठा रोना बंद करो आप लोग, और हाँ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। हाँ जी मैडम किंजल, बुलाया था क्या आपने? हाँ इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन जालिम लोगों को। इन्होंने एक मासूम से बच्चे और उसकी माँ को मार डाला। ये दोनों सृष्टि नाम की गर्भवती महिला से दिन रात सारा काम करवाते और उसे इस हालत में भी मारते पीटते, जबकि वो सारा काम कर देती थी। और अब वो मर गई है इनकी वजह से। अरे तुमने शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? बहुत जुल्म कर लिया तुमने अपनी बहू पर। अब थोड़ा सा जुल्म ना भाई पुलिस भी करेगी तुम पर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही हैं। हम तो अपनी बहू को जरा आंखों पे बिठा के रखते थे। घर का काम तो मैं ही करती थी, देख के नहीं लगता? इंस्पेक्टर, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएंगी और आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। आप बस इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लीजिए। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इन जैसे लोग ना बहुत आते हैं हमारे पास, और इनको सीधा करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है हमें। बस आप रिपोर्ट जमा कर देना थाने में। डॉक्टर किंजल सृष्टि को न्याय दिलवा देती हैं और कोर्ट में केस दर्ज करवाती हैं। सभी सबूतों और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत उसके ससुराल वालों को 10 साल की सजा सुनाता है। जेल में पड़े पड़े ध्रुव और कोकिला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और मन ही मन दोनों पछतावे की अग्नि में जलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।